हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी विच कैन मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मींस जिसको आप मेजर कर सको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वही क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। मींस क्या है, डायरेक्टली का मतलब आपको डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे आपको किसी बॉडी का मास मेजर करना है तो आप वेइंग मशीन पे उसको रखोगे और आपको उसकी मास की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट मिल जाएगी। सो आपने उसको कहोगे डायरेक्टली मेजर कर लिया आपने। इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि कुछ कैलकुलेशन करनी पड़े। जैसे आपसे कह दे वेट बताओ किसी भी बॉडी का, तो वेट क्या होता है, मास गुणा में जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप उसके मास को जी से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको उसको वेट की वैल्यू पता चलेगी। तो वो है आपका इनडायरेक्टली मेजरमेंट। तो वे क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सको, वही क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, वो क्वांटिटी जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मींस वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट होती है, उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। मतलब डायरेक्शन का उनमें कोई रोल नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड ही होता है उनका। उन्हें हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक रियल नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, वर्क है, पावर है, ये सभी क्या होते हैं, आपके स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे आपको किसी बॉडी का मास बताना है तो आप क्या कहोगे, 5 किलोग्राम शुगर। मीन शुगर क्या है, 5 किलोग्राम है। आपने उसके अंदर डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया। सो वे क्वांटिटी जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जीरोथ रैंक का टेंसर होती है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं, जीरोथ रैंक टेंसर भी कह सकते हैं। सिमिलरली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन। मींस इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। एंड आल्सो फॉलो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन जाती, साथ में उसको वेक्टर रूल ऑफ एडिशन के जो रूल है वेक्टर के, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। मींस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, आल्सो फॉलो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। मतलब वेक्टर के एडिशन के जो रूल है उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उसको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कह पाओगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे वेलोसिटी है आपकी, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सभी क्या होते हैं, आपके वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट रैंक के टेंसर होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ऑल क्वांटिटीज आर टेंसर, कि सभी क्वांटिटी टेंसर होती है विद डिफरेंट रैंक की। अगर स्केलर है तो जीरोथ रैंक की होगी, वेक्टर है तो फर्स्ट रैंक की होगी, एंड शो ऑन। अगर हम करंट की बात करें, आप कहोगे कि करंट के पास तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है करंट के पास, लेकिन जो करंट है फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। मींस करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो ये एक वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन होता क्या है, स्केलर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वेक्टर के जो रूल होते हैं ना एडिशन के, उनको फॉलो नहीं करता है। जैसे एक वायर है, इसमें 5 एम्पियर करंट आया,
और इस वायर से 3 एम्पियर करंट आया। और अगर हम देखें किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस वायर में कितना करंट जाएगा, 8 एम्पियर। सो इन दोनों का जो करंट का टोटल है वो इधर गया। तो ये जो रिजल्टेंट करंट है वो इन दोनों वायर के जो बीच में जो एंगल है उस पे डिपेंड ही नहीं करता। ये एंगल को कम करोगे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको ज्यादा करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें पता है दो अगर वेक्टर है उनके बीच का जो एंगल चेंज करने से उनके रिजल्टेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर के जो एडिशन रूल है उनको फॉलो नहीं करता है करंट। सो वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो लेकिन वो ट्रायंगल के रूल को फॉलो ना करे, मतलब वो एक स्केलर हो लेकिन एक वेक्टर की तरह बिहेव करे, तो ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। या फिर हम करंट को सूडो स्केलर भी बोल सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में आए स्केलर, वेक्टर, बोथ, नन ऑफ दीज, तो आप स्केलर को टिक करोगे। अगर ऑप्शन में आए स्केलर, वेक्टर, टेंसर, तो आप टेंसर को टिक करोगे कि करंट कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर टेंसर गिवन ही ना हो तो आप स्केलर को टिक करोगे क्योंकि वेक्टर तो ये होती नहीं है। तो इस तरह से जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेक्टर की तरह बिहेव करता है, मींस उसकी जो डायरेक्शन है वो मैटर करती है। अब हम स्टडी करते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने एक एरो ऐसे लगा दी, इसका मतलब ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है। अगर एरो ऐसे लगा दी मतलब ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है। और ये एक एरो अगर आपने इस तरफ लगा दी तो मतलब वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। तो एरो की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आपके वेक्टर की होती है। अगर हम कहें कि एक वेक्टर ए से बी की तरफ है, मतलब आप ए से बी की तरफ एक एरो लगा दोगे और उस एरो में जो ए पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे उस वेक्टर का टेल या फिर इनिशियल पॉइंट। और जो बी पॉइंट होगा उसको कहेंगे हेड या फिर फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। और ए से बी की तरफ जो वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी के ऊपर एरो लगा करके। मतलब एक वेक्टर है ए से बी की तरफ, अगर हमने पी क्याऊ के ऊपर एरो लगा दी मतलब एक वेक्टर है पी से क्याऊ की तरफ। और सी डी के ऊपर एरो लगा दी इसका मतलब वेक्टर है सी से डी की तरफ। मतलब P से क्याऊ, P क्याऊ वेक्टर का मतलब P उसका इनिशियल पॉइंट है, क्याऊ उसका फाइनल पॉइंट है। मतलब एक वेक्टर P से क्याऊ की तरफ है। ए बी वेक्टर का मतलब एक वेक्टर A से B की तरफ है। और इस एरो की जो लेंथ होती है वही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का। तो लेंथ ऑफ वेक्टर कहे या फिर लेंथ ऑफ एरो कहे तो वो होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या फिर मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी वेक्टर का, जो इस एरो की जो लेंथ होती है या इस वेक्टर की जो लेंथ होती है वही आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस होता है वेक्टर को। और मॉडुलस किसी भी वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस वेक्टर को लिख के दो डंडे ऐसे लगा दो, इसका मतलब आपसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है वो। तो अगर वेक्टर लिख के दो डंडे ऐसे लगा दोगे तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बन जाता है उस वेक्टर का। जैसे आपने ए बी वेक्टर लिख के दो डंडे लगा दिए मतलब ये मैग्नीट्यूड है ए बी वेक्टर का। पी वेक्टर लिख के दो डंडे लगा दिए तो मैग्नीट्यूड है पी वेक्टर का। ए वेक्टर लिख के दो डंडे लगा दिए तो मैग्नीट्यूड है ये ए वेक्टर का। एफ वेक्टर लिख के दो डंडे लगा दिए तो ये मैग्नीट्यूड है एफ वेक्टर का। सो हम कह सकते हैं कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहेगा तो वो इस तरह से भी कह सकता है। मीन्स अगर आपसे कभी क्वेश्चन में कह दे ऐसे लिख दे तो इसका मतलब वो आपसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलवाना चाहता है। अगर ऐसे लिख दे तो वो आपसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलवाना चाहता है। अगर आपसे ये लिख दे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकलवाना चाहता है। तो मीन्स
अगर के कोई भी वेक्टर लिख के और दो डंडे ऐसे लगे हुए हो, उसका मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मीन्स किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ए वेक्टर गिवन है, ए के ऊपर एरो लगी है, इसका मतलब ए वेक्टर दिया गया है, किसके इक्वल है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। A1, A2, A3 इस वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। और A1 कौन सा कंपोनेंट होता है, X कंपोनेंट। A2 कौन सा कंपोनेंट होता है, Y कंपोनेंट। और A3 कौन सा कंपोनेंट होता है, Z कंपोनेंट। मींस आई कैप के साथ जो लगा हुआ होगा वो X कंपोनेंट होता है, जे कैप के साथ जो लगा हुआ होता है वो Y कंपोनेंट होता है, के कैप के साथ जो लगा हुआ होगा वो जेड कंपोनेंट होता है। और अगर हमसे कहे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये जो दो डंडे आपने लगाए ए वेक्टर के, इसका मतलब उस वेक्टर का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, जो किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, प्लस के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर। मीन्स अंडर द रूट करोगे, आई कैप के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, प्लस जे कैप के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, प्लस के कैप के साथ जो होगा उसका स्क्वायर। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। और मैग्नीट्यूड ऑलवेज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है और रियल नंबर आता है। कैसा नंबर आता है, रियल नंबर। और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे कहे कि ए वेक्टर गिवन है 2 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप, और आपसे कहे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप अंडर द रूट आई कैप के साथ क्या है, 2, 2 का स्क्वायर, जे कैप के साथ क्या है, -3, -3 का स्क्वायर, के कैप के साथ क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, और माइनस का स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 4 20, 20 और 9 29, तो √29 इसका मैग्नीट्यूड है। मतलब ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अंडर द √29 है। अगर आपको एक वेक्टर और दिया जाए 2 आई कैप +6 जे कैप -3 के कैप, और आपसे कहे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप क्या करोगे, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 आप डायरेक्ट लिखिए। अब 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, प्लस -3 का स्क्वायर 9, 36 और 4 40, 40 और 4 40 और 9 49, तो √49 हो जाएगा। और √49 क्या होता है, 7 होता है। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अब देखिए, अगर आपसे कहे कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए के कैप इज 10, तो आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। मीन्स यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 हो जाए। मीन्स आपको क्या गिवन है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 गिवन है। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4, जे कैप के साथ क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, और के कैप के साथ क्या है ए, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 10। दोनों साइड क्या कर दोगे, स्क्वेयरिंग कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 प्लस ए स्क्वेयर तो यहाँ पे रह जाएगा, और 10 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 100। स्क्वेयरिंग करने से यहाँ से तो रूट खत्म हो गया, और यहाँ पे स्क्वेयरिंग करने से ये 100 हो गया। तो ए का स्क्वेयर क्या आएगा, 100 माइनस का 5, तो क्या आएगा 95। तो ए कितना आएगा फिर आपका, अंडर द रूट 95, ये स्क्वेयर उस साइड जाके रूट हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो ए की वैल्यू आपकी √95 भी हो सकती है, या फिर माइनस का √95 भी हो सकती है इस केस में। अब देखो, अगर आपसे कहे इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर भी लिख सकता है, बी वेक्टर कुछ भी लिख सकता है, यहाँ पर जिसकी वैल्यू पूछ रहा है वो भी कुछ भी लिख सकता है। कह रहा है ए वेक्टर जो है ए आई कैप
प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है। तो आप ए की वैल्यू बताओ। मीन्स आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 7। तो स्क्वायर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 7। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस 36 और 9 कितने हो गए, 45 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। दोनों साइड आपने क्या कर दी, स्क्वेयरिंग कर दी थी। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 49 माइनस का 45 इक्वल टू 4। तो ए कितना आएगा, अंडर दी रूट 4 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2। मतलब ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पे न्यूमेरिकल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन।